गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 232 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हो। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने, विश्व व्यापार संगठन ने या वित्त कार्यवाही कार्यबल ने? किसने? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, ये भी है इसका आंसर। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के अनुसार भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि एक साथ वर्ष 2012 से 2021 के दौरान नीचे की आधी आबादी की संपत्ति में हिस्सेदारी मात्र कितनी है? 3% है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन भारत के संदर्भ में अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट भी जारी की। रिपोर्ट कहती है, यदि भारत के शीर्ष 10 सबसे धनी व्यक्तियों पर 5% कर लगा दिया जाए तो बच्चों को स्कूल में पुनः नामांकित करने के लिए पर्याप्त धन मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा और जाने ऑक्सफैम इंटरनेशनल के बारे में। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल 21 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का एक संघ है जो 90 से अधिक देशों में भागीदारी और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस मिशन का उद्देश्य गरीबी उत्पन्न करने वाले कारणों को समाप्त करना है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ऑक्सफैम जो है वो लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और विकसित बनाने के लिए व्यवहारिक और अभिनव माध्यमों से कार्य करता है, और संकट आने पर वे जीवन का बचाव और आजीविका के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। वे अभियान चलाते हैं ताकि गरीबों की आवाज़ उन स्थानीय और वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करे जो उन्हें प्रभावित करते हैं। उन्हें किन्हें? गरीबों को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भोपाल, दिल्ली, देहरादून, कोलकाता। देहरादून में भी है एक एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत पूछते हैं उसको एग्जाम में, लेकिन यहाँ उत्तर जीएसआई के बारे में है, तो यह है कोलकाता में। तो वर्तमान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई खान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने हेतु की गई थी, और समय के साथ यह भू विज्ञान सूचना के भंडार के रूप में विकसित हुआ और इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भूवैज्ञानिक संगठन का दर्जा भी प्राप्त है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कोलकाता में है। इसके 6 जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, राजस्थान के जयपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में, तेलंगाना के हैदराबाद में, मेघालय के शिलोंग में, और एक क्षेत्रीय कार्यालय इसका कलकत्ता में भी है, जहां इसका मुख्यालय भी है। देखिए, केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड जो है वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण मंच है जो संपर्क हेतु सुविधा प्रदान करता है और कार्य के दोहराव से बचाता है। निसार पर हमने पहले भी चर्चा की है। निसार के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? निसार को वर्ष 2014 में हस्ताक्षरित एक साझेदारी समझौते के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया है, और यह एक निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट, लीईओ। बिल्कुल, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट भारत और अमेरिका ही है निसार में। तो निसार को वर्ष 2014 में हस्ताक्षरित एक साझेदारी समझौते के तहत अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया, और इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निकट ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। यह जो उपग्रह है कम से कम 3 वर्ष तक काम करेगा, और यह निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट, और 12 दिनों में विश्व का पूरा मानचित्रण कर लेगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र सूची के विषय हैं। मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है?
राज्य सरकार का ये करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। लेकिन पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र नहीं बल्कि राज्य सूची के विषय हैं, तो केवल दूसरा वाला यहाँ पर करेक्ट होगा, पहला वाला इनकरेक्ट है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किसमें क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था। जैसे कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची के विषय है, मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, दूसरा वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनी आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। यह जो महोत्सव है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। देखिए अपना भी सोच के रखा कीजिए कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनी आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना को प्रोत्साहित करता है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की एक वार्षिक पहल है। ठीक है, यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड, ट्राइफेड की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की एक रेड लिस्ट है, उसमें बताना है जो स्नो लेपर्ड है यानी हिम तेंदुआ, उसको किस रूप में सूचीबद्ध किया गया। क्या वो वुल्नरेबल है, क्या वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्या वो इंडेंजर्ड है, या नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं। स्नो लेपर्ड की ठीक ठाक आबादी है, ठीक है, लेकिन ध्यान देने पर की आवश्यकता है उस पर, तो वो वुल्नरेबल है, इंडेंजर्ड नहीं है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो विलुप्त होने वाला होता है, यानी ए है इसका आंसर। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की जो है दारमा घाटी में लगभग 11,120 फीट की ऊंचाई पर पहली बार एक हिम तेंदुआ देखा गया। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में हिम तेंदुआ को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, पूरा वाइट कलर का होता है, फिर अगर बर्फ जो है हिलेगी तो ऐसा लगेगा भूत भात है कुछ। खाद्य श्रृंखला में शीर्ष परभक्षी के रूप में उनकी स्थिति के कारण वे पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की व्यवहार्यता के एक संकेतक के रूप में काम करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट में जो स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ, वो सुबेद है यानी वुल्नरेबल सूची में है। और वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय के परिशिष्ट वन में यानी अपेंडिक्स 1 में है ये, और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। देखिए मध्य एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में हिम तेंदुआ का जो विवरण है वृहद परंतु खंडित है, यानी आपको मिलेंगे हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में भी है, और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत के इन राज्यों में आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेगा, हिम तेंदुआ। UPSC प्रश्न करती है भारत के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में स्नो लेपर्ड प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में कपड़ा क्षेत्र के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें इनकरेक्ट होगा? देखिए कपड़ा क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, और भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, और कपास की खेती के तहत उच्चतम क्षेत्र भी है भारत में। ठीक है, तो सही नहीं है अगर पूछ रहा है और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं तो आंसर इसका डी होगा, यानी वो इनकरेक्ट पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो कपड़ा क्षेत्र जो है कुल सकल घरेलू उत्पाद में 2% से अधिक, और विनिर्माण क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 12% से अधिक का योगदान करता है, तो पहला वाला करेक्ट है। दूसरा वाला भी करेक्ट है क्योंकि यह जो क्षेत्र है वो कृषि के बाद भारत में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा प्रदाता भी है, और भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, और कपास की खेती के तहत उच्चतम क्षेत्र भी है भारत में। ठीक है, कितना? विश्व का 39%, और उत्पादकता के मामले में 23% अकेला भारत। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। महान संत तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु? तमिल। तो तिरुवल्लुवर, जिन्हें वल्लुवर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि संत थे। धार्मिक पहचान के कारण उनकी कालावधि के संबंध में विरोधाभास है। सामान्यतः उन्हें तीसरी, चौथी या 8वीं, 9वीं शताब्दी का कवि माना जाता है। सामान्यतः उन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है, हालांकि हिंदुओं का दावा है कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित थे। द्रविड़ समूहों ने उन्हें एक संत माना क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। देखिए उनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुकुरल
या कुराल की रचना की गई थी? ठीक है, तो तिरुकुरल या कुराल के रचनाकार कौन है? तिरुवल्लुवर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा मार्ग पोर्टल संचालित है? बताइए। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मार्ग पोर्टल जो है वो स्टार्टअप इंडिया का नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। यह विविध क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक और पृष्ठभूमि स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप की सुविधा हेतु वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। और हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन ने इंटरनेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म सलाहकार, सहायता, लचीलापन और विकास पोर्टल या मार्ग पोर्टल पर पंजीकरण के लिए स्टार्टअप आवेदनों हेतु कॉल सेवा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वार्षिक रूप से होने वाला विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के 53वें संस्करण की थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ ये, और इसकी थीम है कॉपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी, फ्रेगमेंटेड। तो देखिए, वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। और 53वें संस्करण की थीम थी विभाजित दुनिया में सहयोग, यानी कॉरपोरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। और विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक की हमने कई बार चर्चा की है। कौन है? क्लास स्वाब। ठीक है, क्लास स्वाब। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। और सम्मेलन में 15 देशों के 350 से अधिक विद्वान और 5 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल हुए। और 3 मार्च से 5 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन की थीम क्या थी? नए युग में मानवता का सिद्धांत। ठीक है, नए युग में मानवता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेश मल्होत्रा को। तो हाल ही में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी राजेश मल्होत्रा को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। और 1989 बैच के अधिकारी राजेश मल्होत्रा ने पीआईबी के पूर्व महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश का स्थान ग्रहण किया है। आपको बता दें, पीआईबी जो है वो भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय। शिन्नो मैत्री युद्धाभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच किया गया? ये एक एयर एक्सरसाइज है और यह है भारत और जापान की। तो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ शिन्नो मैत्री अभ्यास हुआ। ठीक है, देखिए यह अभ्यास जो है 1 मार्च से 2 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया। और इस अभ्यास के पहले चरण में परिवहन संचालन और सामरिक युद्धाभ्यास पर चर्चा की गई। इसके बाद भारतीय वायुसेना के C-17 और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के C-2 परिवहन विमानों द्वारा उड़ान अभ्यास का दूसरा चरण आयोजित किया गया। यह जो अभ्यास है भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आपसी समझ व पारस्परिकता को भी बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलिटी का बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में इसको। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें वह प्रक्रिया निर्धारित की गई जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है,
एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मूल रूप से यह अधिनियम प्रदान करता है कि जो पीठासीन अधिकारी होगा उसका निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन एक मामला आया, किहोतो होलोहन बाद या निर्णय कह लो, 1993 हुआ था ये। और इसको जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर एक निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ये जो है ना पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। पीठासीन अधिकारी का निर्णय किसी भी अन्य न्यायाधिकरण की तरह दुर्भावना, विकृति आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है, मतलब उसको न्यायिक समीक्षा के अधीन बना दिया। पहले क्या होता था, पीठासीन अधिकारी का ही निर्णय अंतिम होता था दल बदल के लिए। अब देखिए, पीठासीन अधिकारी का मामला जो है तभी उठ सकता है जब उसे सदन के किसी सदस्य की शिकायत प्राप्त हो और अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे सदस्य को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का मौका देना होगा पीठासीन अधिकारी को, ठीक है, जिस सदस्य को वो निकालना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ना तो संविधान संविधान के तहत और ना ही वैधानिक योजना के तहत यह उल्लेख किया गया है कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता फिर से चुनाव लड़ने पर रोक लगा देगी या नहीं। ठीक है, ये कहीं भी नहीं है कि यदि कोई दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो वो फिर से चुनाव लड़ सकता है, नहीं, कहीं मेंशन नहीं है ये, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, ज्योग्राफी का प्रश्न है, एक इंपॉर्टेंट है। अल नीनो ला नीना एक आध साल छोड़ के इनसे प्रश्न बनते रहते हैं। तो अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ चार चार स्टेटमेंट है, चार में से केवल एक ही करेक्ट होगा और तीन इनकरेक्ट होंगे। तो अल नीनो के दौरान एशियाई जल क्षेत्र में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अल नीनो की घटना 1 साल से 3 साल के बीच चल सकती है। अल नीनो महासागरीय जल सतह के असमान वार्मिंग का वर्णन करता है। देखिए, अल नीनो के दौरान एशियाई जल क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा होती है, अधिक वर्षा नहीं होती, यानी ये सूखे की स्थिति पैदा करता होगा। ठीक है, इसके विपरीत जो ला नीना है वो वर्षा करवाता है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी अटलांटिक महासागर में नहीं स्थित है, वो है पूर्वी प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो अटलांटिक वाला ऑप्शन गलत है। अल नीनो की घटनाएं 1 से 3 साल के बीच नहीं चलती, केवल 1 साल ही चलेगी तो चलेगी। जो ला नीना है वो 1 से 3 साल तक रह सकता है, तो डी वाला करेक्ट हो गया। अल नीनो महासागरीय सतह के जल के असमान वार्मिंग, यानी सतह जल का तापमान जो है सामान्य से अधिक बढ़ा देता है। ठीक है, तो डी है इसका आंसर केवल। तो देखिए, अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो कि पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह के पानी के असमान वार्मिंग का वर्णन करता है। तो पैसिफिक ओशियन है, ना कि अटलांटिक। यह अल नीनो दक्षिणी यह जो है अल नीनो दक्षिणी दोलन नामक एक बड़ी घटना का गर्म चरण है। ठीक है, गर्म चरण, अगर कहीं शीत चरण लिखा है तो गलत है। ला नीना की जो घटनाएं हैं वो 1 से 3 साल के बीच चल सकती हैं, किंतु अल नीनो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक नहीं रहता, तो गलत है वो स्टेटमेंट। ठीक है, अल नीनो के दौरान एशियाई जल क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा होती है, वहाँ अधिक लिखा था। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट अपना कौन सा वाला है, ये वाला। ये पानी के असमान वार्मिंग का कारण बनता है, या महासागर की जल सतह के असमान या सतह जल को जो है अधिक बढ़ा देता है अल नीनो। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर।